नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। सरकार में नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी के 100 दिन पूरे हो गए, यानी कि तीसरी दफा प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने शतक लगा लिया दिनों का, यानी कि 100 दिन पूरे हो गए सरकार के। और जब आपको ध्यान होगा, चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री ने तमाम इंटरव्यू में कहा था कि 4 जून के बाद का 100 दिनों का प्लान उनके पास पहले से ही तैयार है। यानी प्रधानमंत्री चुनाव के दरमियान जब इंटरव्यू दे रहे थे तो इतने कॉन्फिडेंट थे कि सरकार उनकी आ रही है। ये 100 दिन देश के किसानों, युवाओं, महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, अमन शांति के लिए भारी पड़े हैं। ये बात विपक्ष ने आज कही है। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि इन 100 दिनों में यह साबित कर दिया है कि मोदी के पास देश की समस्याओं का ना तो कोई समाधान है और ना कोई विजन। समस्याओं से मुंह मोड़ना और रण छोड़ कर भाग जाना आज भी प्रधानमंत्री की आदत है। कांग्रेस पार्टी ने अटैक किया है प्रधानमंत्री पर। 100 दिन में सरकार का हर पल अस्थिरता, अनिर्णय की स्थिति और अपरिपक्वता का प्रतीक रहा है। इन 100 दिनों में पंचर गुब्बारे में हवा भरने की खूब कोशिश की गई, लेकिन जनता ने लोकसभा चुनाव में जो कील चुभाई थे उससे नरेंद्र मोदी को दोबारा उनका जो गुब्बारा है उसको फूलने का मौका नहीं दिया। चुनाव प्रचार के दौरान याद है आपको वो बड़े बड़े दावे। नरेंद्र मोदी ने तो पहले ही 100 दिन का जो वर्किंग प्लान था वो पहले ही बता दिया था। कांग्रेस ने पूछा है कि कहाँ है वो प्लान, बता दीजिए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि पहले जो 100 दिन में एक कमज़ोर बैसाखी पर आश्रित प्रधानमंत्री आप साबित हुए हैं, जिन्होंने यू टर्न करने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी इतना जो अटैक किया है वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लगातार निशाने पर लिए हुए है। लेकिन 100 दिनों का जो प्रधानमंत्री ने रोड मैप बनाया था, जो जिसकी बात वो कह रहे थे चुनावी इंटरव्यू में कि 4 जून के बाद उनका जो 100 दिनी रोड मैप है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो क्या वो एग्जीक्यूट हुआ क्या, ये बड़ा सवाल है। और आज सरकार की तरफ से कहा गया कि 3000 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं और तमाम सारे काम इस देश में 100 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री ने किए। आधा दर्जन वंदे भारत ट्रेनों का ही आज उन्होंने झंडी दिखाकर शुभारंभ किया, रवाना किया। लेकिन इस बीच बड़ा खास दिन है, आज 100 दिन सरकार के पूरे हुए हैं और कल प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। और इससे ठीक पहले, प्रधानमंत्री के जन्मदिन से ठीक पहले या सरकार के समय दिन, उनके जो गठबंधन है एनडीए के घटकों नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान जैसे लोगों ने ये कहा है कि जातिगत जनगणना मजबूरी नहीं, अब जरूरी है। तो 100 दिन तो पूरे हो गए, अगले 100 दिन क्या कोई जंजाल वाले साबित होने वाले हैं सरकार के लिए, क्योंकि जो अब एनडीए के अंदर से ही आवाज़ आई जातिगत जनगणना जरूरी, इसे कराना ही पड़ेगा। सौ दिन सरकार के, ये आज महत्वपूर्ण विषय हम लेकर मंथन में आए हैं। और सरकार ने बहुत सारे कामकाज किए हैं, बहुत सारी चीज़ें 100 दिन में अच्छी भी हुई हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। 100 दिन सरकार के उसकी कसौटी विपक्ष ने कसी है, और जो कसौटी है उस पर विपक्ष की कसौटी पर सरकार कैसी है, ये जरा विपक्ष के मुंह से ही सुन लीजिए। लेकिन फिर जून में कंचनजंगा ट्रेन का हादसा हुआ, और ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है जहां पर या तो कोई रेल पटरी से ना उतरी हो, या इंजन पटरी से ना उतरा हो, या रेल हादसा ना हुआ हो। और असलियत यह है कि 21 मौतों के बाद कवच अभी भी 2 किलोमीटर पर लग रहा है सालाना। और इस देश के रेल मंत्री, जो रील मंत्री बनने में ज्यादा मशगूल है, वो बेशर्मी से खड़े होकर कहते हैं ये छोटी छोटी घटनाएं हैं। रेल का पटरी से उतर जाना, रेल हादसे होना, 1 नहीं 2 नहीं 38 रेल हादसे होना। और अगर मैं 2023-24 के साल की बात करूं तो 313 हादसे ऐसे हुए, मौतें
जो मोदी जी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अपने पहले 100 दिन के प्लान का जिक्र करते थे, उनके सामने विफलताओं का एक पुलिंदा खड़ा है। और हमारा सवाल है कि क्या है प्लान। प्लान ये है कि आप बैसाखियों पर आ जाकर खड़े हैं, आपने यू टर्न की सरकार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, रेल ध्वस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है, महिला सुरक्षित है, बेरोजगारी नित नया चरम छू रही है। यही है आपका रिपोर्ट कार्ड। अहंकार अब नहीं चलेगा और यू टर्न सरकार को करना पड़ेगा। अगर आपका कोई गलत नतीजा देश के लोगों को कुप्रभावित करता है तो वो कानून नहीं बनेगा और आपको लगातार उस पर यू टर्न कराकर ही हम दम लेंगे। लैटरल एंट्री, जिसमें कि आरक्षण को ताक पर रखा गया और उसके बाद लैटरल एंट्री का प्रबंध किया गया, हमने आवाज उठाई, लोगों में आक्रोश हुआ, लैटरल एंट्री पे यू टर्न हुआ। आपने मिडिल क्लास पर इंडेक्सेशन लादने की कोशिश करी, एलटीसीजी टैक्स लादने की कोशिश करी। मिडिल क्लास का आक्रोश देखकर, विपक्ष का की पहल देखकर आपको इंडेक्सेशन वापस लेना पड़ा। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, एनपीएस बहुत अच्छा है, ओपीएस खराब है, एनपीएस से बड़ा कुछ है ही नहीं, और एनपीएस को भी वापस लेकर आपको एक यूपीएस लाना पड़ा। तो मैं क्यों ना कहूं कि 100 दिन जो है वो लगातार यू टर्न का प्रतीक है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कह रहे हैं कि यू टर्न वाली सरकार है और अगर जनहित के मुद्दे नहीं होंगे तो उनको यू टर्न लेना पड़ेगा। बेरोजगारी, महंगाई, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त, रेल, युवा, महिला, बहुत सारे सभी मोर्चों पर लगभग सरकार को असफल बताया है 100 दिन सरकार के। लेकिन आज शाम होते होते ये खबर आई कि एनडीए के अंदर से ही ये आवाज़ आई कि जाति जनगणना करानी पड़ेगी। तो जो जाति जनगणना का जो मसला है वो बड़ा है और इस सरकार के सामने मुँह बाए खड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 100 दिनों में ये जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। समस्या बड़ी, जाति जनगणना मुँह बाए खड़ी, ये वाली स्थिति होने जा रही है। क्योंकि आज एनडीए के अंदर से पहले बीच बीच में अनुप्रिया पटेल हों और ओम प्रकाश राजभर हों, इस तरह के नेता आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू और टीडीपी ने एक साथ कह दिया कि जाति जनगणना जरूरी है। चिराग पासवान पहले से ही जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं अगले साल, तो जाति जनगणना का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। और तेजस्वी यादव, लालू यादव या राहुल गांधी जिस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, वैसे लग रहा है नीतीश कुमार को भी और जो अन्य एनडीए में शामिल दल हैं उनको भी लग रहा है कि जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं कि देश में अगर जाति जनगणना होती है तो ये बहुत अच्छा रहेगा, वो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। इसी तरीके से टीडीपी और जेडीयू ने संयुक्त रूप से इस बात की मांग की है कि भाई जाति जनगणना जरूरी है। और एनडीए के ज़्यादातर सहयोगी जातिगत जनगणना के पक्ष में है, क्योंकि वो दलितों, ओबीसी, शोषितों, पीड़ितों की राजनीति वो करते हैं। तो ये एक मसला जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव उठाते रहे हैं, और लालू यादव ने तो पिछले दिनों यहाँ तक कहा था कि वो कान पकड़ कर जाति जनगणना कराएंगे। तो जाति जनगणना अगर होती है तो जाहिर सी बात इसका माइलेज तो लालू यादव भी ले जाएंगे। समस्या बड़ी है और जाति जनगणना जो सरकार है, मोदी सरकार, तीसरी पारी है नरेंद्र मोदी की, वो एक तरीके से सामने खड़ी है। कुछ बहुत सारे जो जानकारियां हैं, बहुत सारी जो सरकार की उपलब्धियां हैं, वो आप लगातार ग्राफिक्स में देखते रहेंगे कि सरकार ने भी बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। फिलहाल हम चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जुड़े हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और आपकी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और प्रधानमंत्री जी का कल जन्म दिवस भी है, तो अग्रिम बधाई पूर्व संध्या पर आपको। शैलज सिंह अभी जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता हमारे साथ में थोड़ी देर में। प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद एनालिस्ट हैं हमारे साथ, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, बहुत आभार आपका। शिवेश प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र जी, आपका भी स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। महेंद्र सिंह अभी स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं, शैलज सिंह हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कांग्रेस के नेता। शैलज सिंह, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और अब
बिना देर किए चर्चा की शुरुआत में है सीधे तौर पर खेमचंद शर्मा जी से ही करेंगे। शर्मा जी, 100 दिन सरकार के पूरे हो गए और महत्वपूर्ण काम आपकी सरकार ने निश्चित तौर पर किए होंगे। प्रधानमंत्री जी चुनाव के दौरान कह रहे थे कि भाई 4 जून के बाद उनके पास 100 दिनों का रोड मैप तैयार है। तो वो रोड मैप कितना ज़मीन पर उतरा? कोई 3-4 बड़ी उपलब्धियां जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, और नहीं उतरा तो क्या कारण थे? शर्मा जी अनम्यूट करिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो चुनाव से पहले कहा था दुगेंद्र भाई, वो पूरा किया है। उनके पास रोड मैप था, उनके पास पूरा प्लान था और उसी के अनुसार वो आगे बढ़ रहे हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखिए, युद्ध गति से काम चल रहा है। वैसे ही आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पे जिस तरीके से उन्होंने मीटिंग को एड्रेस किया, तो रिन्यूएबल एनर्जी पे भारत को जितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लगभग 450 बिलियन के आसपास की कमिटमेंट इंडिया को मिली है। वैसे ही भारत जो डिफेंस का सेक्टर है उसमें तेजी से आगे बढ़ा है। डिफेंस के जो इंटरनल हमारी जो मेक इन इंडिया, उसके तहत इक्विपमेंट आगे बढ़ाए जा रहे हैं। विदेशों से जो परचेज करनी है हमें, रशिया से, अमेरिका से या दूसरे देशों से, उन डील को बहुत तेजी से कमिट किया गया है। वैसे ही जो उन्होंने बोला था कि 1 करोड़ परिवारों को फ्री में बिजली देंगे और सौर ऊर्जा के माध्यम से देंगे। मैं आपको अपने घर के पास ही अपने मित्र बता सकता हूँ जिन्होंने अपने घर के ऊपर रूफटॉप पे सोलर प्लांट लगवाया है, जिसमें उनको लगभग 55-60 हजार रुपए की सब्सिडी मिलने वाली है। और उस सब्सिडी के बाद उन्होंने जो बताया मेरे को कि नो कॉस्ट पे जो कंपनी है वो उनको मेंटेन करेगी, और 3 बार तक, 3 बार का मतलब होता है कि आपके 1-2 इश्यू भी चल जाएंगे और बाकी आपकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो सारी चल जाएंगी, और उसमें से कुछ बिजली बचेगी तो उसका पेमेंट भी आपको मिलेगा। वो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे पूरे तरीके से हो चुका है। वैसे ही आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किसानों के लिए एक्स्ट्रा मदद देने का जो काम है वो किया है। किसानों से रिलेटेड जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशन है उनको एम्पावर करने के लिए एक्स्ट्रा फंडिंग आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिलीज की है। तो ये सारे फैसले दिखाते हैं कि मोदी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। वैसे ही जो सोशल कमिटमेंट है, जैसे वक्फ बोर्ड जैसे जो कानून है जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, समाज को परेशानी हो रही है, उस पर भी काम आगे बढ़ा है। उसको भी संसद में इंट्रोड्यूस किया गया है और आने वाले समय में उसको भी स्क्रैप किया जाएगा या उसको भी अमेंड किया जाएगा। तो सोशल सेक्टर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, हर सेक्टर में युद्ध स्तर पे 100 दिनों में सरकार आगे बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो प्रोग्रेस है वो ढील तरीके से की हो। किसी भी सेक्टर को आप पकड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 100 दिन में, क्योंकि जो चुनाव में लगभग 2-2.5 महीने का टाइम होता है, उसमें कहीं ना कहीं चीजें ढीली हो जाती हैं, स्लो डाउन हो जाती है। उन सबको स्पीड देने का काम 100 दिन में सरकार ने किया। ठीक बात है। शैलेश सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश सिंह, खेमचंद शर्मा ने तो एक सांस में, मतलब 100 दिन में 100 से ज़्यादा योजनाएं बता दी उन्होंने, और कहा कि मतलब आप लोगों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। आप लोग क्यों छाती पीटते घूम रहे हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पुल गिर गया, रेल एक्सीडेंट हो गया, ये तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। और बहुत सारी आप महिला सुरक्षा पे आप चीख पुकार कर रहे हैं, आप तमाम मुद्दों पे कर रहे हैं, आप तो कर रहे हैं कुछ काम ही नहीं हुआ। शैलेश सिंह, पहले तो सभी को नमस्कार। और मोदी जी ने चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने ये कहा था कि नारी बंधन कानून लागू करेंगे। ये नारी बंधन क्या कानून लागू करेंगे? नारी चीरहरण कानून लागू कर रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने फांसी की सजा 10 दिनों के अंदर फांसी की सजा मुकर्रर की, उस बिल को राज्यपाल ने रोक दिया। मध्य प्रदेश में बलात्कार हो गया, महाराष्ट्र में बलात्कार हो गया, हरियाणा में बलात्कार हो गया, उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो गया, कहीं इनकी चीख पुकार नहीं मची। 100 दिनों में इन्होंने कहा था नारी बंधन कानून लागू करेंगे, और जब जाकर के बंगाल में नारी बंधन कानून के तहत वो लागू कर रही थी कि 10 दिन में हम फांसी की सजा देंगे, और उस बिल को ये वापस कर देते हैं राज्यपाल महोदय। तो अब ट्रेन की एक्सीडेंट तो अब मामूली बात हो गई इन लोगों के लिए, कि जैसे लगता है सड़क पर दुर्घटना होती है उस तरह से ट्रेन की दुर्घटना आए दिन हो रही है, उस पर भी जाकर के ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो पूरी तरह से 100 दिनों में मोदी सरकार पूरी तरह से फेल है। एक भी योजनाएं, ये तो 5 बिल लेके आए, जेपीसी ने उनको वापस कर दिया, खुद ही पास नहीं करा पा रहे हैं कानून को। तो
सारी योजनाएं दर बदर एक एक करके इनका फेल्योर होता जा रहा है। 100 दिनों में एक उपलब्धि गारंटी बता दे जो चुनावी घोषणा पत्र में था, तो एक भी बिल इन्होंने पास नहीं कराया है जो कि पिछले 24 के चुनाव में इन्होंने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो इन्हें कहते थे, उस संकल्प पत्र में लिखा हो और ये इन्होंने पास करा लिया हो उस बिल को। तो ये जो भी गिना रहे थे ये पूर्व के 10 सालों का कार्य गिना रहे थे। अच्छा, मतलब 100 दिन में, इसमें 100 दिन वाला कुछ नहीं है इसमें तो एक भी योजना 100 दिन वाला नहीं है। शर्मा जी, इनको बताइए भाई, आपने तो बहुत सारी 100 दिन वाली योजनाएं बता दी और ये तो सब ये कह रहे हैं आप पुरानी 10 साल गिना रहे हैं। और आपकी यू टर्न वाली सरकार है, कांग्रेस ने कहा कि भाई आप तो यू टर्न वाली सरकार हो गए, अब आप यू टर्न लेने लगे, फैसले आप अडिग नहीं रहते हैं, 5 बिल आपको लौटाने पड़े, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ी, आपकी सरकार दबाव में है, तो कैसे 100 दिन का एजेंडा पूरा कर पाती? सबसे पहले तो शैलज जी ने जिस तरीके से बंगाल का जिक्र किया वो दिखाता है कि कांग्रेस टीएमसी के साथ खड़ी है। अगर कांग्रेस टीएमसी के साथ खड़ी है तो आप साफ कर दीजिए, क्या वो जो डॉक्टर वहां पे एजिटेट कर रहे हैं अभी तक वो सब बेकार है, सब बेवकूफ हैं, सब पागल हैं? आपके अनुसार टीएमसी ने बिल ला दिया और बिल जल्दी बल्दी में पॉलिटिकल, मतलब अपने इज्जत को बचाने के लिए, जो ना तो लॉजिकल है ना ही लीगली वो कहीं स्टैंड करेगा, और वो बिल ला के इंट्रोड्यूस कर दिया कि 10 दिनों में फांसी दे दो। इतनी ही तत्परता से उन्होंने काम किया होता तो डॉक्टर्स क्यों एजिटेट करते, क्यों पूरे बंगाल में एजिटेशन हो रही थी, क्यों पूरे देश में एजिटेशन हो रही है, क्यों पूरे देश में डॉक्टर्स ने एजिटेशन की? कुछ तो शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, अब घोषणा पत्र में बात कर लीजिए। बोलते समय कुछ तो लॉजिकल तरीके से बात करो। कुछ भी बोले जा रहे हो कि बंगाल में इस तरीके से हो गया, यहाँ पे राजस्थान में रेप हो गया, यहाँ पे मध्य प्रदेश में रुपया, वहां पे कार्रवाई नहीं हो रही है, तेजी से कार्रवाई हो रही है। पश्चिम बंगाल की तरह वहां पे लिंगर आउट नहीं किया जा रहा है, एविडेंस को हटाने के लिए, एविडेंस को मिटाने के लिए वहां पे कवर अप नहीं किया जा रहा है। 100 दिन शर्मा जी की जा रही है। मान गए, आपकी सरकार निश्चित तौर पर बहुत गंभीर है। जरा 100 दिन और मुद्दे जो चुनाव में कहा था, 100 दिन का रोड मैप पे इन्होंने सवाल उठाया कि उसमें एक भी काम नहीं किया आपने। भाई 100 दिन में तो आप इसी आशंका में रहे कि सरकार का क्या होगा, ये कह रहे हैं। देखिए 100 दिन में अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखिए किस तेजी से काम चल रहा है। ये तो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया, 67 पुल गिर गए, मूर्तियां गिर गई, पुलों में दरार हो गई। आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये कह रहे हैं ध्वस्त हो रहा। ये तो उलटमासी चल रही ना। ये तो वही लोग हैं जो कहते हैं कि भारत में से कड़ा नहीं पहन सकता, पगड़ी नहीं पहन सकता, क्योंकि इनका जो चश्मा है वो चश्मा पाकिस्तानी चश्मा है, वो चश्मा खालिस्तानी चश्मा है, और उसी चश्मे से देखते हैं। ये अगर ये इंडियन चश्मे से देखेंगे, भारतीय चश्मे से देखेंगे तो इनको डेवलपमेंट दिखाई देगा। ये तो अफवाह फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, देश को बदनाम करते हैं। भारत का एक विषय की नहीं होगा जो कह दे कि मैं कड़ा नहीं पहन सकता, आज की स्थिति में पगड़ी नहीं पहन सकता, गुरुद्वारा नहीं जा सकता। वो प्राउडली कहता है कि मैं जाता हूँ और हिंदू समाज, बहुसंख्यक समाज मेरे को साथ में मिलके, या बहुसंख्यक समाज भी वहां पे जाता है, साथ में मिलके हम रहते हैं। 100 दिन का यही एजेंडा था क्या? 100 दिन का यही एजेंडा था क्या आपके पास? 100 दिन का एजेंडा यही बचाने के लिए है क्या? यही बताएंगे क्या? कड़ा नहीं पहन सकता, प्रॉपर तरीके से जो काम किए जनता को बताओ भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम टोल फ्री हाईवेज बनाएंगे, इसका पूरा रोड मैप, इसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को सपोर्ट करेंगे, उन्होंने बताया किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल के एट पार, मतलब रेट एट पार हम करेंगे, उसका पूरा रोड मैप। प्रधानमंत्री जी वाला जो प्लान है वो नहीं समझ में आ रहा क्या है? प्रधानमंत्री जी वाला प्लान नहीं समझ में आ रहा शर्मा जी, वो क्या था? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। वो कह रहे हैं कि 100 दिन में कुछ नहीं किया, और आप कह रहे हैं कि ये बनाएंगे। 100 दिन में क्या प्रधानमंत्री जी ने किया? वो उसके जरा 4-5 बिंदु बता दीजिए महत्वपूर्ण। हमने जो प्रस्तुत किया था कि हम लोग सोलर प्लांट लगवाएंगे, वो सोलर लग रहा है छत पे, तो दिखा सकता हूँ आपको अपने घर के पास। नहीं बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड देंगे, दे दिया। उसमें इलाज नहीं होता शर्मा जी, भारत कार्ड 70 साल से ऊपर वाले इलाज नहीं होता, प्राइवेट अस्पताल नहीं मानते। हम खुद भुक्तभोगी हैं, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ उसका, मैं खुद भुक्तभोगी। पत्रकार होने के नाते शर्मा जी सुन लीजिए, पत्रकार होने के नाते मुझे भी उसी श्रेणी में रखा गया है। एक स्वास्थ्य बीमा हमें भी 5 लाख का उत्तर प्रदेश की सरकार ने दे रखा है, आयुष्मान कार्ड जो सब लोगों को मिलता है। अभी मुझे अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराना था, एक छोटी सी सर्जरी थी उनके गले की। मैं एक प्राइवेट अस्पताल में लखनऊ के गया, उसने कहा भाई एक केवल कैंसर की सिकाई करा लो इससे,
ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं हो सकता और कोई इलाज हम नहीं करेंगे, लेकर चले जाओ। मैं पत्रकार हूँ, आयुष्मान कार्ड की ये हकीकत है और किसी दिन लेकर जाइएगा तो आपको पता चलेगा। अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। एक साधारण सा ईएनटी का ऑपरेशन था, साधारण सा। मैं तो बड़ी उम्मीद के साथ में गया था कि मैं श्रमजीवी पत्रकार हूं और मुझे कम से कम मदद मिलेगी। मैं अपनी बता रहा हूं, दुनिया को तो छोड़ दीजिए। दुर्गेंद्र भाई, आप तो आयुष्मान भारत कार्ड की कैटेगरी में आते नहीं है। नहीं आप है, तो आमतौर है, टैक्सपेयर हैं। है, और टैक्सपेयर आयुष्मान भारत कार्ड की कैटेगरी में आता यही तो नहीं है। समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सुन लो, नहीं, मैं आपको आपके नहीं, अरे सुन समझाने लो की भाई, कोशिश मैं कर रहे हैं, हूँ, तो मैं आपको मैं आपको हूँ, वही बता रहा हूँ। मैं इसलिए हूँ जिसको शर्मा आप जी। समझा रहे हैं उनको आप बताइए। अरे शर्मा आपको जी, कैंसर के लिए एम्स में जाना है। शर्मा जी, हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल अरे में शर्मा जी सुन लो आपको ना, कैंसर का शर्मा जी सुन लो, सुन लो, हम दुर्गेंद्र मेरी भाई, बात तो सुन लो, रहा हूं। निवेदन तो सुन लो। आप आपका लोग को अनुरोध प्रॉब्लम ये है कि सुनते नहीं कैंसर हो। का इलाज स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में होता है। अरे शर्मा जी सभी स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में में नहीं गए होता, प्राइवेट में भी नहीं थे। होता। शर्मा जी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में गए थे और हम उत्तर प्रदेश की सरकार ने पत्रकारों का आयुष्मान बीमा ही कर रखा है। जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनका आयुष्मान बीमा कर रखा है। मैं अपना कार्ड आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, फिर अगले दिन स्क्रीन पे वो कार्ड मेरा जरूर दिखा ये दीजिएगा। हो सकता है मेरी जानकारी से बाहर होगा, ये हो सकता है, ये मान लिया मैं कि मैं पत्रकार को मैं मान्यता आयुष्मान प्राप्त कार्ड पत्रकार धारक हूँ। 5 लाख जैसे सामान्य गरीब आदमी को मिलता है, हमें भी मिलता है वही, ठीक है, वही मिलता है। और ये हालत है आयुष्मान कार्डों की। तो आयुष्मान कार्ड की तो खैर भगवान ही मालिक है। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ इस बीच वरिष्ठ पत्रकार, तमाम चैनलों में संपादक, तमाम बड़े समाचार समूह में प्रमुख पदों पर है अजय शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर आएंगे तो जो 100 दिनों का प्रधानमंत्री का रोड मैप है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, प्रधानमंत्री ने काम किए भी होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। इसके पीछे वजह क्या है और वो 100 दिन का एजेंडा क्या है, कैसे पूरा किया है, जनता ने क्या उस एजेंडे को एहसास किया है, क्या फील किया क्या है, ये बड़ा सवाल है। ब्रेक से लौट आए हैं। ब्रेक से पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खेमचंद शर्मा कह रहे थे कि भाई स्पेशलाइज अस्पताल जाइए दुर्गेंद्र जी, एम्स आइए। शर्मा जी को मैं बता दूं कि एम्स में तो मुझे लगता है अगले 3 साल तक हमें टाइम ही नहीं मिलेगा इलाज का, सर्जरी का कम से कम, और नंबर लेने के लिए मुझे बहुत झटके खाने पड़ेंगे। मैं शर्मा जी से ही कहूँगा कि वही से बारिश करें, सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ शशिकांत प्रसाद एनालिस्ट के रूप में जुड़े हैं। प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद, आपके पास आ रहा हूं, चूँकि तमाम विश्लेषण आप करते रहते हैं और डेटा एनालिस्ट के तौर पर आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के 100 दिन का रोड मैप हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 4 जून के बाद रोड मैप तैयार है, बहुत आश्वस्त थे कि सरकार आएगी और आई भी, और उसके बाद 100 दिन आज सरकार के पूरे हो गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता खेमचंद शर्मा, और दिन भर आज इस बात की चर्चा रही कि भाई 3000 लाख करोड़ रुपए का काम इस देश में हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं, वंदे भारत हुई, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम हुआ, छतों पे सूर्य योजना के तहत तमाम चीज़ें लग गई हैं, मतलब चारों तरफ एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा हो रहा है। फिर लगातार ये विपक्ष ने कसम खा ली है क्या कि निंदा ही आलोचना करनी है। ग्राउंड लेवल पर आप क्या देखते हैं, ये जो 100 दिन का रोड मैप है, ये कुछ नीचे ज़मीन पर दिखा डेटा के अनुसार या फिजिकली तौर पर? प्रोफेसर प्रसाद, अनम्यूट करिए। मैं सुन नहीं पा रहा हूं प्रोफेसर प्रसाद आपको। हेलो जी बोलिए, जी बोलिए। सुन रहे हैं? जी बोलिए। हाँ, धन्यवाद। खेमचंद शर्मा जी अभी गिना रहे थे कि 100 दिनों में क्या क्या हमने किया। सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा था कि इनका 100 दिन का जो रोड मैप है उसमें युवाओं के लिए रोजगार कहाँ है, नीट का पेपर लीक हुआ, पीजी नीट का पेपर लीक हुआ, बहुत सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई, मतलब भ्रष्टाचार का इनका रोड मैप कहाँ है, उद्योग धंधों का रोड मैप कहाँ है। बिहार, यूपी और अन्य जो गरीब राज्य हैं जहाँ पे उद्योग धंधे बिल्कुल नहीं के बराबर है, उनके लिए इनका रोड मैप कहाँ है। घोटाला और भ्रष्टाचार देखिए निरंतर बढ़ रहा है, उसका इनके पास रोड मैप कहाँ, कोई रोड मैप दिखाई हमको नहीं दे रहा है।
एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 3 महीने पहले जो बेरोजगारी दर था वो 7.90% था। आज जुलाई के बाद वो बेरोजगारी दर बढ़ के लगभग आपको 8.5% हो गया। यानी बेरोजगारी दर एकदम तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। इन्होंने, मोदी जी ने एक वादा किया था अपने इलेक्शन में कि प्रत्येक वर्ष लगभग 2.5 लाख नौकरियां, जो सरकारी नौकरियां हैं, वो देंगे। वो कहाँ है? 9.5 लाख पूरे देश में 78 विभाग में 9.5 लाख रिक्तियां हैं। और रोजगार के लिए सड़कें, लड़के हमारे युवा डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार कहाँ मिल रहा है? इसका रोड मैप उनके पास कहाँ है? किसानों की आय की बात ये करते थे कि हम लोग किसानों को आय दूनी कर रहे हैं, एमएसपी हमने बढ़ा दिया। मैं एक डेटा बताना चाह रहा हूँ कि किसानों का जो आय है प्रति व्यक्ति, एक अन्य आदमी का जो प्रति व्यक्ति आय है, लगभग 2 गुना का अंतर है। जो प्रति व्यक्ति आय है आम आदमी का लगभग 2 लाख रुपए से कुछ ज्यादा है, 2,14,00,000। और उसी तरह से आप जोड़ लीजिए किसानों का जो आय है वो आपको 1,20,000 है। इन्होंने बताया था कि 2022 तक हम किसानों के आय दुगुनी कर देंगे। तो इनका किसानों के आय दुगुनी करने का रोड मैप कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँ, इन्होंने बोला कि महिलाओं के खिलाफ जो है हम बिल लाएंगे। मणिपुर जल रहा है कई एक महीनों से। क्या मणिपुर जो है, मणिपुर की महिलाएं हमारी नहीं है देश की? क्या मणिपुर की जो घटनाएं घटी है हमारे देश का नहीं? उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री उसके बारे में बताते नहीं है। कई एक राज्यों में जो इनके साथ सरकारें हैं, बिहार में भी बता रहे हैं, इतनी हत्याएं, बलात्कार हो रही है, उस पर कोई रोड मैप नहीं है बीजेपी का। तो बीजेपी का जो रोड मैप है, प्रधानमंत्री का रोड मैप है, ये हमको लगता है कि जमीनी स्तर पर नहीं है, बिल्कुल फेल है, भ्रष्टाचार है। यूथ के लिए, युवाओं के लिए कहीं रोजगार पैदा करने का जो है इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। उद्योग धंधे देखिए, छोटे और मझोले उद्योग देखिए क्या कर रहे हैं, कहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये जो प्रधानमंत्री जी का 100 दिन का जो मुझे लगता है एनालिसिस है काम का, वो सिर्फ हवाई और ऊपरी है। एक और मैं बता रहा हूँ, एक और डेटा मैं बता रहा हूँ, एक डेटा और मैं बता रहा हूँ कि एक रिपोर्ट आई है हिंदुस्तान का, पिछले बार हम लोग पढ़ रहे थे कि पिछले 10 सालों में जो बिलियनरी है वो 2 गुना बढ़ गए हैं। यानी 750 जहां बिलियनरी थे वो 1500 हो गए हैं। लेकिन वही मिडिल क्लास और गरीब का जो इनकम है आधा से भी कम हो गया। बढ़ना चाहिए तो उसी रफ्तार से जैसे जो है अरबपति बढ़े हैं, लेकिन नहीं, मिडिल क्लास की इनकम घटी है। मतलब साफ है कि जो बीजेपी की सरकार का जो रोड मैप है वो सिर्फ अरबपतियों के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है, गरीब का, बेरोजगार का, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि 100 दिन का जो इनका रोड मैप होना चाहिए था वो रोजगार देने का होना चाहिए था, युवाओं के लिए होना चाहिए। और लास्ट में मैं एक चीज और बताना चाह रहा था कि जातीय जनगणना आज की मांग है। बिहार ने जातीय जनगणना मैं कराई, आऊंगा, सारा मैं प्रोफेसर प्रसाद में आऊंगा, उस पर आऊंगा, वो विषय है आज मैंने शामिल किया है। क्योंकि अगले 100 दिन की चुनौती जातीय जनगणना भी इस सरकार की होगी। महेंद्र सिंह के पास मैं जाऊंगा। महेंद्र सिंह, 100 दिन का रोड मैप प्रधानमंत्री जी ने तमाम इंटरव्यू में कहा था कि नहीं, मैं तो 2-4 जून के बाद मेरे पास है, और उन्होंने काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या वो काम धरातल पे उतरे हैं? क्या वो काम इतने हैं कि संतोष किया जा सके, या फिर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए हैं वो एक दूसरा पहलू है? महेंद्र सिंह, देखिए, विपक्ष की पार्टियों का ये निश्चित तौर पर काम भी है, करना भी चाहिए। लेकिन 100 दिन का जो एक रोड मैप, जो इलेक्शन के दौरान हमें लग रहा था कि कुछ बहुत क्रांतिकारी काम 100 दिन में प्रधानमंत्री जब सत्ता में आएंगे तो करेंगे। हालांकि कंटिन्यूएशन की सरकार है तो कुछ प्रोजेक्ट जो पीछे के चल रहे होते हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है। लेकिन 2 चीजें इन्होंने जो नीतिगत फैसले लिए, जिस पर एक तो अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास है वक्फ बोर्ड का मामला, वक्फ की जमीनें, और दूसरा यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन्होंने घोषित की। तो ये कह सकते हैं 2 ये नई चीजें इन्होंने शामिल की है इस 100 डेज में। बाकी जो फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, रेलवेज में हम लोग काफी, रेलवे एक्सीडेंट जब हो रहे थे तो हम लोग बात कर रहे थे कि कवच को आगे बढ़ाना चाहिए। तो कवच का डिसीजन लोगों ने लिया है कि अब ज्यादा से ज्यादा उस पर पैसा खर्च किया जाएगा। पोर्ट्स पे बात की है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी है, सोलर पे फोकस रहा है। लेकिन ये जो पॉपुलर मेजर्स उठाने चाहिए थे, जैसे कि रोजगार को लेकर के, जो सरकारी नौकरियों में रोजगार है, प्राइवेट की बात
अलग है। जो सरकारी नौकरियां हैं जिनमें भर्ती होनी चाहिए थी, अगर मोदी सरकार चाहती कि 100 डेज में एक एजेंडा रखती कि ठीक है हम हर जगह एक मिनिमम ही सही, लेकिन हर जगह हर सेक्टर में, वो चाहे डिफेंस में हो, वो चाहे रेलवेज में हो, चाहे बैंकिंग में हो, जहाँ पे बहुत शॉर्टेज है वहां पर कम से कम भर्तियां शुरू करते अगर, तो एक उम्मीद ज्यादा जगती। एक तो ये, दूसरा किसानों को लेकर के जिस तरीके से किसानों को उम्मीदें थी, अभी भी किसान देखेंगे आप चंडीगढ़ वाले हाईवे पे बैठे हुए हैं, जी लगातार बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको कोई एड्रेस करने वाला ही नहीं है, वो कोर्ट के मार्फत लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी। तीसरा जो सबसे बुनियादी है शिक्षा, और जो आप हेल्थ पे आप उदाहरण दे रहे थे, वो दरअसल वही उस स्कीम का वही है, उसमें करप्शन बहुत है, जिसमें कि आप हॉस्पिटल गए और वो कह रहे हैं बिल्कुल वहाँ पे सिकाई करा लीजिए, उस कार्ड में करप्शन बहुत ज्यादा है। कुछ तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनमें कि पेशेंट हैं भी नहीं, लेकिन वो पेशेंट को रख के और नाम करके वो कार्ड के पैसे वगैरह सब कुछ ही, तो वो एक भ्रष्टाचार का एक नया एक शुरू हो गया। उस पे बात हो रही थी कि कुछ इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से या कुछ और तरीके से ये किया जा सकता, वो नहीं। शिक्षा का बजट बहुत मामूली सा बढ़ा है इस बजट उसमें, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ने की जरूरत है। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ, डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, टारगेट है प्राइम मिनिस्टर का 2047 में, तो एक जो बुनियादी सेक्टर है जहां पर बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत है वो है शिक्षा। तो शिक्षा पे इस सरकार को लग ही नहीं रहा कि शिक्षा पे, महंगाई जितनी बढ़ रही है उतना भी बजट नहीं बढ़ा। परसेंटेज में अगर आप देखें जो महंगाई दर है उस हिसाब से भी बजट शिक्षा में नहीं बढ़ा, जबकि पॉपुलेशन बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, शिक्षा की तरफ और युवा आ रहे हैं। तो वो शिक्षा के बजट में, अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, किसानों के सेक्टर में ये सरकार अभी इसका कोई रोड मैप दिख नहीं रहा है। और दूसरा जो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही थी, बहुत जब यहाँ पर दिल्ली में कांड हुआ था और उसके बाद एक फंड बना था निर्भया फंड, वो तक यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। उसमें जो फंड है उस तक को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है सरकार है, उसका कोई रोड मैप ही नहीं है। मतलब कहीं की भी महिला हो, दिल्ली में भी इतने क्राइम है, आप देखेंगे अगर एनसीआरबी का डेटा, तो क्राइम, महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम है वो बढ़ा है। उसको लेकर के सेंसिटाइज नहीं है ये सरकार, या पहले की भी सरकारें नहीं रही हैं। तो ये सरकारों का एक उदासीन रवैया दिखता है कि जो वाकई में जो बहुत चिंताजनक चीजें हैं उन पर ध्यान होना चाहिए, वो ध्यान सरकारों का नहीं जा रहा, और इस 100 डेज में भी नहीं। आप पोर्ट्स डेवलप करिए, ठीक है, पोर्ट्स पे पूरा फोकस है सरकार का, पोर्ट्स डेवलप करिए, हाईवेज बनाइए जिस पर फोकस है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ बुनियादी चीजें हैं जो गरीबों के खाते में भी आती हैं, अमीरों के खाते में भी आती है। जैसे महिला सुरक्षा है, वो गरीब की महिला हो, अमीर की महिला हो, किसी की महिला है, सुरक्षा को लेकर के वाकई बहुत चिंताजनक स्थिति है। वो उस पर कुछ होना चाहिए था किसी तरीके से, चाहे वो एक अलग एजेंसी बनाई जाती या कुछ भी, वो रोड मैप दिखना चाहिए था कि महिलाओं को कम से कम हम कॉन्फिडेंस में लें। ऐसा वैसा दिखा नहीं, वैसा कोई रोड मैप है नहीं, जैसी चल रही सुरक्षा वैसी ही चल रही है। ठीक बात है। मैं अजय शुक्ला जी कुछ अच्छा मैं शामिल करता हूं। अजय शुक्ला जी, मयंक सिंह ने महत्वपूर्ण बातें रखी, यूपीएस की बात रखी, वक्फ बोर्ड की बात रखी, तमाम चीज़ें रखी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से आज एक चार्जशीट जैसा 100 दिन का प्रधानमंत्री को दिया है कि भाई आप तो यू टर्न वाली सरकार हैं, आपने कोई काम नहीं किया है, आपने हर फ्रंट पे, महेंद्र सिंह कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ काम हुआ है, खेमचंद शर्मा भी कह रहे हैं, मुझको भी वो दिख जाता है थोड़ा बहुत काम, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो डेटा प्रस्तुत किया है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने किया है, लेकिन साल भर 8 महीने 6 महीने के जो पुल बने हैं वो या तो गिरे जा रहे हैं या दरके जा रहे हैं, मूर्तियां जो सैकड़ों करोड़ रुपया के लग के वो टूट रही, उड़ रही, ये कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं आप? भ्रष्टाचार का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं और फिर आप माफ़ी मांग लेते हैं। माफ़ी मांग लेने से हो जाएगा क्या काम? अजय शुक्ला, देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो इनके 100 दिन के रोड मैप में थे उन पर तो कोई काम नहीं हुआ, एक भी सिंगल बता दें। आज ही प्रधानमंत्री जब अहमदाबाद में पहली नौकरी और उसकी बात कर रहे थे, पहली सैलरी की जी, तो आप मुझे एक आदमी पूरे देश में बता दीजिए जिसको पहली नौकरी मिली हो, अप्रेंटिसशिप मिली हो, कहीं मिली हो, प्राइवेट मिली हो
या सरकारी मिली हो, कहीं मिली हो, एक आदमी नहीं दिखा सकते। फिर रही बात आतंकवाद की, बात बोली थी, 26 आतंकी घटनाएं हो गई सिर्फ 100 दिन में नरेंद्र मोदी के, और उसमें जो है करीब 50 लोग मर चुके हैं, तो जिनमें करीब सैनिक ही हमारे हैं 2 दर्जन। इसके बाद आप बात करिए कि जो ये कहते थे कि जिस तरीके से हम मैनेज करेंगे सबको साथ लेकर के चलने की, तो सबको साथ लेकर के चलने का जो इन्होंने कहा था वो नहीं हुआ। लगातार बांटने का काम हो रहा है। जैसा मुझे लगता है प्रसाद साहब ने कहा था कि मणिपुर लगातार जल रहा है, उस पर तो चर्चा नहीं, तो सबका साथ क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, अब तो रॉकेट लॉन्चर से हमले होने लगे हैं, तो यह स्थिति आ गई। और इसके बाद आप सोचिए कि क्या कहेंगे। इसके बाद महिलाओं की बात की थी, महिलाओं के हक के लिए क्या किया गया है, कुछ नहीं हुआ है। चलिए मैं उस पे जाता ही नहीं। 100 दिन में चलिए नहीं कर पाए होंगे नरेंद्र मोदी। वक्फ बोर्ड तो उनकी उसमें प्राथमिकता में था नहीं, जो 100 डेज में था। उनकी 100 डेज में और चीजें नहीं थी। जो पेंशन के नाम का जो किया है, उसको लेके किसी भी कर्मचारी से बात कर लीजिएगा, वो कहेगा इससे तो अच्छी न्यू पेंशन स्कीम है। वो मतलब न्यू पेंशन स्कीम ज्यादा अच्छी है जो इन्होंने ये करी है। ओपीएस की कर्मचारी मांग कर रहा था, बहरहाल वो भी मैं नहीं बात करता हूं। मैं बात करता हूं 2014 की। 2014 की टॉप 5 ही सिर्फ गिन ली। पहला आतंकवाद को ही लेकर के था, आसन्न चुनौतियां, और चुनौती आतंकवाद को लेकर थी। आज कितनी भयंकर स्थिति है वो जम्मू कश्मीर में जाके देखे, और जहां जम्मू में नहीं था वहां भी हो गया। सुरक्षा की बात होती है, रेल की स्थिति आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से हुआ। बहरहाल महंगाई दूसरा नंबर पे था। महंगाई की क्या स्थिति है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज ही मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली में किस तरीके से सब्जी और दूसरी चीजें महंगी हुई हैं। और महंगाई की स्थिति, मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि एक डेटा आया कि महंगाई घट गई है, तो पत्नी ने कहा कि काहे की घट गई है। मैंने कहा नहीं, वो आया है घट गई है तो इस बार तुम्हें महीने का कुछ कम पैसे देंगे। वो लड़ पड़ी मुझसे। तो आप समझ लीजिए कि यह स्थिति है। उसके बाद तीसरे नंबर पे था रोजगार और उद्यमिता। इस पे आप देखिए, इस पे आज स्थिति ये है कि न रोजगार है न उद्यमिता है। हमारे यहाँ एमएसएमई सेक्टर 36% खत्म हो गया है। तो यह दशा पूरे देश में है, कोई एक जगह नहीं है, और ये लगातार हो रहा है। इसके बाद में चौथे नंबर पे था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में इतना ज्यादा अब जो है कहेंगे वो इंस्टीट्यूशनल हो गया है कि अब आप बात ही मत करिए भ्रष्टाचार की। जहां जाइए आप कहीं पे देख लिए, आपके मित्र होंगे, हम आपके तमाम सारे लोग मित्र हैं, तो हम उन्हीं से बात करें तो कहते हैं भाई साहब क्या करें, इतना देना पड़ रहा है, इतना ये करना पड़ रहा है। सच बताएं, सुन के कई बार उन्हीं पे तरस आता है कि अबे तुम आई। मैंने एक मित्र से कहा भाई काहे आईएएस बने थे जब यही रोना रोना था। तो बहरहाल बेचारे का मैं क्या करूं, उसके दर्द को मैं सुन रहा था। इसके बाद में था काला धन। काला धन साहब कितना आया, उल्टा स्विस बैंक्स में बढ़ गया। मतलब कहने की जरूरत नहीं है, डेटा देख लीजिए, इन्हीं का डेटा देख लीजिए, किसी की बात मत करिए। और जो नाम बताया करते थे, कभी सोनिया गांधी, कभी राहुल गांधी, कभी किसी का, 1 रुपया नहीं आज तक निकाल पाए। अब आप सोचिए कि जो नाम लेते थे किसी का 1 रुपया नहीं निकाल पाए, और बता भी नहीं पा रहे हैं कि बढ़ कैसे गया, 4 गुना हो गया। साहब कैसे हो गया। चलिए, इसके बाद में था निर्णय और नीतियों में। तो निर्णय और नीतियों की स्थिति क्या है आप देखिए। यू टर्न आपके सामने है। लिटरल भर्ती का हुआ, निर्णय नहीं ले पाते हैं, नतीजा ये होता है वापस लेना पड़ता है। निर्णय नहीं ले पाते हैं, नीट का घोटाला होता है। निर्णय नहीं ले पाते हैं, आज यह हालत हो गई, अपंगता की स्थिति दिखाई देती है। तो यह है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, आपको मैं पूरा खोले हुए हूं, इसीलिए इन्हीं का ही वो देख के, और ये मैं दिखा दूं दर्शकों को, ये था जो जी। तो मैं आंकड़े पे बात करता हूं। मेरा मानना है कि एक चीज का जवाब नहीं, तो साहब टॉप 10 की बात कर लीजिए, मैं नहीं कहता हूं पूरे की बात करिए। तो जब उसकी नहीं है तो 100 दिन की बात क्या करेंगे।
तो दुर्गेश जी ये मान के चलिए कि आज स्थिति है कि सरकार अपंगता का शिकार है। तो क्या स्थिति होती है, एक छोटा सा उदाहरण देके खत्म करूंगा। जाते हैं जम्मू कश्मीर में रैली करने, तो वहां 3 खानदान 3 वो गिनाते हैं। साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भाजपा ने लंबे समय तक सरकार चलाई है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वो मंत्री थे, उसे आप कहते हैं। पीडीपी के साथ सरकार इन्होंने ने चलाई, और 1989 में जब पहली बार देश में आतंकी छोड़े गए थे, पीडीपी का ही गृह मंत्री था जो मुफ्ती, और किसके समर्थन से सरकार बनी थी? भारतीय जनता पार्टी के 85 सांसदों से। स्थिति यह थी कि पहली बार जो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा, वो सरकार भाजपा के सहयोग से चल रही थी। भाजपा का व्यक्ति गवर्नर था वहां का। चलिए इसको छोड़िए, अब आ जाइए हरियाणा में आते हैं। हरियाणा में कहते हैं किसान जवान के साथ कांग्रेस ने छल किया है। साहब, वहां तो किसान ही आंदोलित है, वहीं मारा गया है, वहीं की धरती में 750 किसान शहीद हुआ है। उसके बाद में जवान अग्निवीर और दूसरी तरह से जो पीड़ित हुआ है वही हुआ है, वहां तो सबसे ज्यादा इसी बात को लेके सवाल है। इसके बाद में वहां पर जिस तरह से चीजों कहते हैं वो, और वहां 45 मिनट के भाषण में 61 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं, 61 बार। अब आप समझ लीजिए कांग्रेस फोबिया है शायद। इसके बाद आप लास्ट कह के खत्म करूंगा, जाते हैं झारखंड। कल थे झारखंड में। झारखंड में कहते हैं कि ये 3 दल, अब जिन 3 दलों की बात करते हैं, आप देखिए उन दलों के साथ में कैसे पेंगे बढ़ाने के लिए उन्हीं के लोग तोड़ तोड़ के लाने के लिए सब कुछ किया है। तो यह बताता है कि आज नरेंद्र मोदी के पास बताने के लिए कुछ नहीं बचा, तो सिर्फ कहानियां गढ़ रहे हैं। और 10 साल सत्ता चलाने के बाद भी कांग्रेस याद आ रही, राहुल गांधी याद आ रहे हैं, ये दल याद आ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जी, ठीक बात है। खेमचंद शर्मा, बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, जरा 1-2 का जवाब दे दीजिए खाली, बस। बहुत ऐसे लंबी फहरिस्त हो जाएगी, मुझे लगता है डिबेट खत्म हो जाएगी अगर आप जवाब दें। लेकिन मुख्य रूप से मैं ये सोच रहा था कि दुर्गेंद्र भाई शायद भूल गए और वरिष्ठ पत्रकार जी को खुल के बोलने का मौका दे दिया है। चलो ठीक है, मैं आपको पूरा मौका देता हूं। स्टडी की है, मैं पूरा मौका देता हूं, बोलिए। उन्होंने पॉजिटिव शायद देखा नहीं। अगर वो पत्रकार हैं तो इंडिपेंडेंट तरीके से पॉजिटिव देखते हैं। 75,000 मेडिकल सीट वो भूल गए। 75,000 मेडिकल सीट का मतलब है कि अब आपको यूक्रेन नहीं जाना पड़ेगा, रशिया नहीं जाना पड़ेगा डिग्री लेने के लिए, चाइना नहीं जाना पड़ेगा, आप भारत में ही अपने डॉक्टर्स बनाओगे। और जॉब ओरिएंटेड जो स्कीम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने शुरू की, उससे जो एमएसएमई सेक्टर है, स्मॉल जो इंडस्ट्री है, उसको जबरदस्त तरीके से बूस्ट मिला है। क्योंकि जो 36% नष्ट कैसे हो गया, ये भी जरा बता दीजिए। 2 साल तक गवर्नमेंट दे रही है। प्लीज बताने दीजिए। जिस तरीके से आपने फ्लोलेसली अजय जी को बोलने दिया, आप मेरे को 2 मिनट बोलने दीजिए। अजय जी को तो बोलने देंगे भाई, दिया था, आपको भी बोलने दिया था, आपको भी मैंने 2 बार बोलने दिया, 2 बार। कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किस तरीके से 12,500 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है, ताकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट की वजह से जो लैक ऑफ द इक्विपमेंट थे, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ करते थे, वो नुकसान से बचाया जा सके। 15 लाख करोड़ से ज्यादा का, 15 लाख करोड़ बोलो, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इनोग्रेट कर दिया गया है और उनकी स्टार्ट डेट और एंड डेट एक साथ रिलीज किए कि भाई हमने आज स्टार्ट किए हैं तो इस समय ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। 15, मतलब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बूस्ट है पूरे भारत में होगा, जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसिव तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। 11 लाख और बहनों को, जो 11 लाख और बहन लखपति दीदी बनी है, तो लखपति दीदी का सर्टिफिकेशन देने का काम मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार हर फ्रंट पे युद्ध स्तर पे काम कर रही है। हमारे कुछ मित्र जो नहीं देखना चाहते उनको नहीं दिखाई दे रहा है, जो देखना चाहते हैं उनको चारों डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। आप जहां जाओगे वहां पे डेवलपमेंट। शर्मा जी बात करते हैं शर्मा जी मणिपुर की, जी अच्छा बोल दिए, मणिपुर बोल दीजिए, फिर मैं सवाल करूंगा। मणिपुर बोल दीजिए। मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर के अलावा इनको कुछ नहीं दिखाई देता, बंगाल दिखाई नहीं देता इनको कर्नाटका दिखाई नहीं देता, जहाँ गणेश जी की यदि यात्रा निकल रही है, मणिपुर देख लो ना, आप मणिपुर देख लो, इनको सब दिखने लगेगा। और मणिपुर की बात करते हैं जहाँ पे, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। मणिपुर की समस्या आज की नहीं, वो तब की है जब पंडित नेहरू
के जमाने की, जो 8 साल तक हमारे यहाँ पे बिल्कुल शांत रही, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आज प्रॉब्लम आई और उसको भी हमने कंट्रोल करने का पूरा काम किया है। अब ये कहते हैं कि देखिए कश्मीर की प्रॉब्लम कब से थी, पीवी नरसिंह राव या चंद्रशेखर की सरकार से, जो भी सरकार जो बता रहे हैं, पीवी नरसिंह राव जी की सरकार बता रहे हैं, चंद्रशेखर जी में तो खुद ही आ गए थे। कितना झूठ बोलोगे, कश्मीर की समस्या तब से है। कश्मीर की समस्या आजादी के समय से है, जब आपने आधा कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया पीओके के तौर पे, और वहां पे जो पीओके में जो हिंदू होते थे मार काट के उनको भगा दिया गया। फिर वो समस्या, फिर आपने वहां पे अब्दुल्ला फैमिली को खड़ा कर दिया, वहां पे आपने लोकल पूरा नेक्सस बना दिया, 370 लगा दिया, कैंसर बना दिया, ब्लॉक कर दिया, छोड़ दीजिए पाकिस्तान के लिए खुला अब जरा अब काम की बात कर लेते हैं शर्मा जी। नहीं मैं बता रहा हूं, अब काम की बात कर लीजिए। हिंदू, अरे काम की बात वहां पे कश्मीरी पंडितों को 1990 में नहीं भगाया गया, उससे पहले वो नेहरू जी ने भगा दिया था, मान लिया हमने, मान लिया भाई शर्मा जी। नेहरू जी जब खुद भाग कर आए थे उत्तर प्रदेश तो सबको लेकर आ गए थे, वो खुद भी कश्मीरी पंडित थे, वो खुद लेकर आ गए। अब ये बताइए कि आपको जाति जनगणना दिख रही कि नहीं दिख रही? जाति जनगणना क्योंकि आपके अंदर से आज आवाज आ गई है, आपके अंदर से अब आवाज आ गई है। दो बड़े दल जो आपको समर्थन दे रहे हैं, क्या इसे आप अगले 100 दिन की चुनौती मानते हैं? क्या जाति जनगणना अगले प्रधानमंत्री जो अपने नरेंद्र मोदी हैं उनके 100 दिनों की अगली चुनौती है क्या? नहीं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कंस्ट्रक्टिव मुद्दे पे काम करते हैं, पॉजिटिव एजेंडा पे काम करते हैं, वो नकारात्मक चीजों पे ध्यान नहीं देते। रही बात कि जहां जो जरूरत है सामाजिक डेवलपमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, वो जरूर करेंगे। नहीं, जाति जनगणना क्या जरूरी है कि नहीं जरूरी है? आपके लोगों ने कहा है, जो सरकार में समर्थन दिए हुए, जिनके दम पर आप सरकार चला रहे हैं, जिनके बल पे सरकार चला रहे हैं, में विश्वास रखते हैं, हम तो सबको अपना मानते हैं। जो ये गोलमोल बात है शर्मा जी, ये गोलमोल बात है, गोलमोल बात है, ये जलेबी बना रहे हो। समय पे जब जनगणना अब गणेश विसर्जन कल है, मोदक आज ही खिला दे रहे हो हमें। लेकिन कुछ लोग डेस्परेटली समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इन बातों से काम नहीं चलेगा, केवल ये कह दो कि तोड़ने का काम। वो अपने जाति जनगणना समाज के तोड़ने का काम है। मोदी जी ने 4 जातियां डिक्लेयर कर दी हैं, एक युवा है, महिला है, किसान है और गरीब है। अभी हम उन 4 जातियों पे काम कर रहे हैं, उसके बाद जाति जनगणना से सहमत नहीं निर्णय लेना होगा, हम निर्णय लेंगे। उनसे समाज टूटता है, आपका ये कहना है कि समाज टूटता है जाति की बात करने से, जात के हक और हकूक की बात करने समाज टूटता है। और आप मोदी जी ने 4 जातियां मैंने कहा समाज को तोड़ने का पूरा प्रयास चल रहा है, एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाने का प्रयास चल रहा है, एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को भड़काने का काम किया जा रहा है। ये हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास है, क्योंकि उनको पता है, उनको लगता है कि हिंदू एकत्र हो गया है, हिंदू। अच्छा, ये मामला है, वो राजनीतिक नुकसान हो रहा है, हिंदू टूट जाएगा खांचे से, तो राजनीतिक नुकसान की चिंता है, राज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमने वो दर्द है, ठीक है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्रस्तुत की हैं और उन 4 जातियों पर उनका फोकस है और वो स्तर पे लगे हुए। ठीक है प्रसाद जी, वो कह रहे हैं भाई ये सब उनके पास, उनके फ्रेम में 4 जातियां हैं और ये सब जातियों को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं को बांट रहे हैं, और खामखा आप लोग जाति जनगणना की बात करते रहते हैं। प्रसाद जी देखिए, ये बीजेपी का जो एजेंडा की तुष्टीकरण का, इन्होंने एक शब्द अभी बताया कि जाति जनगणना तो हमारे एजेंडा में ही नहीं है। अगर आपके एजेंडे में जाति जनगणना नहीं है तो नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी जाति जनगणना का मांग कर रहे हैं, तो क्या उनके बातों पे आप ध्यान नहीं देंगे? तो गठबंधन तोड़ दीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँ कि प्रधानमंत्री जी 4 जाति को गिनाए हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उसमें मैं बता रहा हूँ कि जो पहले से डेटा था कि कितने प्रतिशत किस जाति में गरीबी है, वो उसमें आसमान जमीन का अंतर है। अनुसूचित जाति में पहले बताया जाता था कि गरीबों की संख्या 30 से 32% है, जबकि आज 42% है। इसी तरह से ईबीसी, ओबीसी, अन्य अग्रणी जातियों में भी जो गरीबी का प्रतिशत है वो बढ़ा है जातीय आधार पे। दूसरा, रोजगार का पैटर्न देखिए कि 6,000 कमाने वाले जो संख्या है पूरे बिहार में, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जबकि अन्य जो डेटा प्रकाशित होता था उसमें बहुत कम है। तो मेरा मानना है कि जातीय जनगणना कराने से जिनको अभी भी विकास के मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाए हैं हम लोग, जो अभी भी विकास के मुख्य धारा से पीछे छूट गए हैं, इनकी एक मिनट का मैं समय लूंगा। बस मैं ये कहना चाह रहा था कि जातीय जनगणना आज की मांग है,
बीजेपी जानती है कि अगर हम जातीय जनगणना करा दिए तो इनकी पोल खुल जाएगी, इनकी तुष्टीकरण की जो राजनीति है ना वो बंद हो जाएगा, इसलिए ये जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। दूसरा है। सवाल ये करता, अगर आप जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है तो जेडीयू जातीय जनगणना कराई है, ये सवालों का आप नहीं, जवाब अब तो दीजिए। मांग भी कर दी, आज फिर मांग कर दी, जेडीयू टीडीपी सबने मांग कर दी। मैं शैलेश सिंह के पास जाऊंगा। शैलेश सिंह, आप वो तो कह रहे हैं कि भाई सारे जातियां हैं वो 4 हैं, नरेंद्र मोदी ने जो गिनाए वो 4 जातियां हैं। आप लोग ये संविधान की किताब दिखाकर क्या दलितों, शोषितों, पीड़ितों को डराते रहते हैं और अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, राजनीतिक उल्लू, कि आपकी पार्टी गर्त में चली गई, उसको जातियों के कंधे पर चढ़ के आप आगे बढ़ जाएं, ये सब हरकत करते हैं आपकी पार्टी के लोग? देखिए, नरेंद्र मोदी जी वोट की राजनीति करते हैं, उन्हें देश से कोई लेना देना अरे आप नहीं भी तो है वोट की कि राजनीति देश करते आगे हो, बढ़े या देश नरेंद्र मोदी पीछे तो जाए। करते हैं। उन्होंने जब उनको वोट लेना था तब वो छाती पीट के मन से कहते थे कि मैं ओबीसी का बेटा हूं और ओबीसी के लोगों का साथ चाहिए। तभी उन्हें अपनी जाति याद आ जाती थी कि हम ओबीसी वाले हैं और ओबीसी का वोट चाहिए। तो तभी उनको जाति का ये नहीं था कि उस समय जाति का आवाज लगाने से विभक्त होंगे हिंदू। उन्हें जाति की राजनीति में देश टूटने का डर दिखता है, मगर उन्हें जाकर के धर्म की राजनीति में देश टूटने का डर नहीं दिखता है। तो ये जो एजेंडा है भाजपा का कि चित भी मेरा और पट भी मेरा, हम कितना भी झूठ बोलते जाए, इसमें खेमचंद शर्मा जी का दोष नहीं है। वो जिनको फॉलो करते हैं ना, वो मन से 100 में 99 बार झूठ ही बोलते हैं। तो उनका जो टीचिंग लाइन है वो टॉप टू बॉटम वो झूठ बोलने की ही राजनीति करते हैं। अभी 100 दिनों का आंकड़ा जब गिनाने की बात आई तो उन्होंने एक भी कार्य ऐसा नहीं गिनाया कि जो हमने 100 दिन में रखा था 2024 के चुनाव में, वो 100 दिन में उन्होंने पूरा किया है। एक भी आंकड़ा नहीं गिना सके। पिछले 10 सालों के राज में भी जो उन्होंने 10 साल में वादे किए थे, महंगाई का, बेरोजगारी का, महिलाओं पे अत्याचार का, पेट्रोल के दाम पर, ठीक तो है, 10 साल में 100 दिनों ठीक है, बात आपकी आ गई। मैं महेंद्र सिंह को चर्चा में शामिल करता हूं। महेंद्र सिंह, जो अचानक क्या मतलब अंदर चल रहा था, लेकिन आज मुखर होकर टीडीपी और इन लोगों ने कहा कि भाई जाति की गणना जरूरी है, इसको आज सरकार के 100 दिन पूरे हुए, कल प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, इसे क्या मानते हैं? अल्टीमेटम है, चेतावनी है, सतर्क किया है, सचेत किया है, क्या कह सकते हैं इसको? गुरगेन जी, मेरा मानना है कि ये मोदी जी के एजेंडे में ये जाति जनगणना निश्चित तौर पर है। वो एक जब वो घोषणा करेंगे तो एक मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा, क्योंकि मोदी कई बार आप देखते होंगे कि ओबीसी पे बड़ा फोकस इनका रहता है, आदिवासियों पे बड़ा फोकस रहता है। खुद जब अपने कैबिनेट की बताते हैं कि कितने मंत्री ओबीसी के हैं, कितने मंत्री फला हैं, तब वहां पर वो 4 जातियां वो नहीं बताते, कितने युवा हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने और जो 4 जातियां बता रहे हैं वो उस कैटेगरी के हिसाब से वो नहीं बताते। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस ने जाति जनगणना का मुद्दा अभी अभी पकड़ा है और बीजेपी इस मुद्दे को ले जाएगी। आप आगे आने वाले समय में देखना, किसी वक्त बीजेपी इस मुद्दे को ले जाएगी और अचानक से घोषणा होगी कि सेंसस में जाति का एक कॉलम जोड़ा जाएगा और जाति जनगणना हो जाएगी। क्योंकि आने वाले समय में मैं मानता हूं कि 2 दशक कम से कम ऐसे हैं जिसमें राजनीति ओबीसी सेंट्रिक राजनीति होगी। ठीक है, और इस पे कोई भी दल, कांग्रेस भी इसीलिए मांग कर रही है ओबीसी जाति जनगणना की। कांग्रेस का स्टैंड इसके पहले जाति जनगणना का नहीं हुआ करता था, तो अभी ठीक बात है। लेकिन महेंद्र सिंह, अब जो कांग्रेस ने नैरेटिव बनाया है चुनाव में, उसे और जो विपक्षी दल है इंडिया गठबंधन, उस नैरेटिव पर वो आगे बढ़ गए हैं। अब अंतिम टिप्पणी के लिए अजय जी के पास जाऊंगा, अजय शुक्ला जी के पास। अजय शुक्ला जी, इस कार्यक्रम की बहुत संक्षिप्त और अंतिम टिप्पणी ये है, इस पर मैं चाहता हूं आपसे कि अभी जब महेंद्र सिंह ने कहा कि नहीं, मोदी जी के मन में है, उनके मन में है, केवल उनको बात कहनी है मन की, वो चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, तो इतना असमंजस क्यों, इतना नुकसान उठा लिया तब भी वो मन की बात नहीं कह पा रहे हैं जाति जनगणना के मसले पर? देखिए, मैं एक चीज की, वो एजेंडे को सेट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो एजेंडे को सेट करने के चक्कर में ही पड़े हैं कि कैसे सेट हो और उसके बाद हम उसे कैप्चर करें। लेकिन एक चीज जानिए आप, असल में भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी के वेलफेयर के हिसाब से नहीं कर रही। जो अभी तक 10 साल में देखा है, वो अपने बेनिफिट के हिसाब से देखती है। तो उन्हें जब चुनावी बेनिफिट दिखाई देगा कि ज्यादा है, अभी तक तो लग रहा है कि सरकार आ रही है, जब सरकार खतरे में लगेगी तो उस दिशा में, जैसे बताया किसी प्रवक्ता ने कि
चुनाव के समय में खुद की अपनी जाति बताया करते थे, तब नहीं बोला था। 10 साल बाद उन्हें याद आया कि पहले कहा था 3 जातियां होती हैं, अब 4 हो गई हैं, हो सकता है फिर 5 हो जाएं। तो इस तरह से उनकी जातियां बढ़ती रहेंगी। बहरहाल मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा कि शर्मा जी ने, जो बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने एक चीज कही थी कि ये कश्मीरी पंडित जो है दूसरी सरकारों में गिराए गए। नहीं, 18 जनवरी 1990 वह तारीख है जब कश्मीरी पंडितों को बसों में लाद लाद के बाहर फेंका गया था कश्मीर से। एक चीज। दूसरी चीज, पंडित नेहरू के समय में कश्मीर आधा अधूरा नहीं हुआ था। कश्मीर आजादी के समय भारत में नहीं मिला था और वह मिला है 27 अक्टूबर 1948। तो आप इससे समझ लीजिए, सॉरी 47 को। तो जब वो तब मिला है, उस समय तक वो आधा जा चुका था उनके कब्जे में। तो यह नहीं कहिए कि किसी और ने दे दिया। जब भारत में आया तो उस समय वो उतना नहीं था। बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत शुक्रिया। माफी के साथ में रोकता हूं मैं आपको, वक्त है नहीं अब। बहुत शुक्रिया अजय जी, खेमचंद शर्मा जी, शैलज जी, बहुत धन्यवाद। शशिकांत प्रसाद जी, सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। दर्शकों का भी बहुत आभार। बड़ी दिलचस्प चर्चा थी। अजय शुक्ला जी ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को रखा और बीजेपी के नेता ने कहा कि नहीं, काम हुए हैं, काम हुए भी हैं, लेकिन जो अपेक्षाएं थी, जो चीज़ें थी, वो अपने आप में नहीं हुई, ऐसा विपक्ष का मानना है। जाति का सवाल बड़ा है और ये मुंह बाए खड़ा है। इसी मोड पर हम इस डिबेट को आज खत्म करते हैं। नमस्कार।